चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वो हम चालू कर चुके हैं, किरचॉफ का नियम, है ना। और किरचॉफ के नियम का पहला जो भाग है धारा वाला, है ना, जिसे हमने केसीएल कहा था अंग्रेजी में, किरचॉफ करंट लॉ कहा था, प्रथम नियम जिसे कहते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। और वो नियम मैंने आपको जो बताया था वो ये था कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये ध्यान में रखें, समीशन आई बराबर शून्य लिखा था। अब अपन दूसरे नियम की बात कर रहे हैं। देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब ये जो नियम है बच्चों, वो लूप पर काम करता है। जैसे इससे पहले वाला नियम जो था वो संधि पर काम करता था, इसलिए उसे संधि नियम भी कहते थे। ऐसे ही ये वाला जो नियम है वो लूप पर काम करेगा, है ना, इसलिए इसे लूप नियम भी कहते हैं। फिर उस वाले नियम से हम धाराओं के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, इसलिए उसे केसीएल, किरचॉफ का धारा का नियम भी कहा गया। ठीक है, ये वाला नियम वोल्टा के ऊपर काम करता है तो इसे किरचॉफ का वोल्टाओं का नियम भी कहते हैं, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आप अंग्रेजी में इसे यही लिखेंगे। ये कौन सा नियम है? केवीएल है। मैं लिख देता हूं और न्यूमेरिकल करते टाइम अपन इसी चीज का उपयोग करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, चलिए अब ये नियम काम किस तरीके से करेगा, तो मैं सबसे पहले नियम लिख देता हूं और उसके बाद में अपन उसे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बात ध्यान में रखो, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो नियम है ना, वो जैसे हैं वैसे ही लिख करके आओगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं मेरी मन की लैंग्वेज बना लूं। बच्चों, उससे बेहतर कुछ नहीं होता, मन की लैंग्वेज बनाओ, लेकिन वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, मन की लैंग्वेज बनाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर काम कबाड़ा हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो नियम है वो आप वैसा का वैसा लिखें जैसा वो लिखा हुआ है। उससे क्या होगा, उसके कॉन्सेप्ट जो है वो इधर उधर नहीं होंगे। आप कई बार अपने मन की बातें करते करते उसके कॉन्सेप्ट को बिगाड़ देते हो, तो दिक्कत है। ठीक है, तो अब ये नियम समझिए, इसे कैसा लिखा जाना चाहिए। तो इस नियम के अनुसार या किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी लूप में प्रयुक्त प्रतिरोध को, आप लूप को बंद लूप भी लिख सकते हैं, वैसे भी लूप बंद ही होता है, तो बंद नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो किसी लूप में प्रयुक्त प्रतिरोध को के सिरों पर विभव पतन। अब विभव पतन और विभवांतर एक ही चीज है, इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। सिरों पर विभव पतन का बीजगणितीय योग का बीजगणितीय योग उस लूप में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। देखो, इस पूरी नियम के अंदर दो जगह बीजगणितीय उपयोग में लिया हुआ है। पहला बीजगणितीय आया है
प्रतिरोधकों के सिरों पर जो विभव पतन हो रहा है, प्रतिरोधकों के सिरों पर विभव पतन क्या होगा, तो लेट सपोज कोई प्रतिरोध है R और उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है I, तो उसके सिरों पर विभव पतन कितना हो जाएगा, ओम का नियम लगाएंगे और बोलेंगे IR जो है वो विभव पतन है। ठीक है, और सेल के विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं E1 E2 E3, यही होता है। ठीक है, इन दोनों का जो विभव पतन है, मतलब प्रतिरोधकों के सिरों पर विभव पतन, वो V हो जाएगा। वो बराबर है किसके, जितने सेल लगे हुए हैं उन सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर है। देखिए, अब इस चीज को समझने के लिए, ये एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है बच्चों, ठीक है, इसमें बीजगणितीय योग देखा कैसे जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके लिए एक सर्किट बना देता हूँ। जहां तक मेरा विचार है, ये अपनी बुक का ही डायग्राम है, शायद एग्जाम्पल दे रखा हो हमें। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में किस तरीके से लूप को लिखा जाता है ये बताया था, नहीं बताया था? तो लूप को लिखने का तरीका आपको आ गया है, केसीएल आपको आ चुका है। देखिए, ये पहला सेल, इसका विद्युत वाहक बल E1, यहाँ पे प्रतिरोध मान लेते हैं R1, ये बाह्य प्रतिरोध है, पता चले आप इसे आंतरिक प्रतिरोध मान ले बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, ये E2 और ये यहाँ पर R2 और ये एक R3 प्रतिरोध। इस शाखा से I1 धारा, इधर से I2 धारा, तो अब ये I1 धारा इधर आ रही है, I2 इधर आ रही है, तो अगर यहाँ पर KCL लगाएं तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा के योग के तुल्य होता है। यहाँ पे तो जाने वाली धारा एक ही है, तो लेट सपोज करो ये I धारा है, तो मैं अगर KCL लगाता हूं तो I बराबर क्या होना चाहिए, I2 प्लस I1 या I1 प्लस I2 होना चाहिए। फिर लूप है तो इसलिए इसका नामकरण होना जरूरी है। ठीक है, तो ये अपन ने इसका नामकरण कर दिया है। अब समझिए लिखने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आप लूप चूज करेंगे, मैं यहां पर सबसे सिंपल लूप चूज कर रहा हूं, लूप ABCDEFA। लूप बड़ा दिख रहा है लेकिन सबसे सिंपल है बच्चों ये वाला लूप, तो हमने लिख लेना है इसे लूप ABCDEFA। ठीक है, अब इसके अंदर काम किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। अब ये विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग कैसे देखा जाएगा, तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में लूप को बैठाओ। तो अपन ने देख लिया कि लूप ऐसा है, और ये लूप चल कैसे रहा है, लूप की भी डायरेक्शन है, तो जैसा लिखा हुआ है वैसा लूप को चलाओ। तो ये लूप ऐसे चल रहा है, यू, पता चल रहा है, ये लूप इस तरीके से चल रहा है। अब अपन विद्युत वाहक बल पे देखते हैं कि कितने सेल लगे हुए हैं, तो आपको देखते पता चल जाएगा कि इस ऊपर वाले लूप में सिर्फ एक ही सेल है, E1 विद्युत वाहक बल वाला। ठीक है, अब इसको लिखा कैसे जाना चाहिए, प्लस का E1 लिखेंगे या माइनस का, तो हम बोलते हैं जब हम लूप की डायरेक्शन में चलते हैं, है ना, तो लूप की डायरेक्शन में जब चलते हैं तो सेल के जिस टर्मिनल से हम बाहर की ओर निकल रहे हैं उसके निशान के साथ में विद्युत वाहक बल लिखा जाता है। तो जब हम ऐसा चल रहे थे, ये लूप तो ऐसे ही चला रहे हैं, तो जब हम ऐसा चल रहे थे तो हम सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से बाहर निकले, तो इसका विद्युत वाहक बल E1 जो है वो कैसा लिखा जाएगा, माइनस का। ठीक है, फिर क्या और कोई है यहां पर सेल, देख लो, मैंने बताया था आपको, वैसे भी नहीं दिख रहा है, इस वाले लूप में तो नहीं है। तो चलो विद्युत वाहक बलों का काम हो गया, बराबर का निशान लगाए। अब प्रतिरोधकों के सिरों पर विभव पतन देखना है, कितने प्रतिरोधक लग रहे हैं, 2। चलिए, अब इनका विभव पतन होगा IR, वो विभव पतन प्लस का देखना है या माइनस का, वो समझिए। तो आपके लूप की डायरेक्शन, जो आपने लूप चूज किया है उसकी डायरेक्शन और धारा की डायरेक्शन अगर एक ही है तो आप जो विभवांतर लिखेंगे या विभव पतन लिखेंगे वो प्लस का लिखेंगे। लेकिन अगर धारा की दिशा और लूप की दिशा दोनों अलग अलग हैं तो आप फिर विभव पतन माइनस का लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम देखो ऐसा लूप में चल रहे थे यू, तो हमारा लूप ऐसे जा रहा है, धारा ऐसे जा रही है, पता चल रहा है, ये धारा ऐसे है,
I1 धारा, एक शाखा में तो एक ही धारा बहती है, यहाँ I1 है तो यहाँ पर भी I1 होगी। तो I1 धारा ऐसे है, लूप हमारा ऐसे जा रहा है, दोनों की दिशा विपरीत है, तो पहले तो विभव पतन देखो, I1 R1 प्लस का होगा या माइनस का, चूंकि दिशा विपरीत है अतः माइनस का। तो ये जो I1 R1 आपको उतारना है, कैसा लिखा जाएगा, माइनस का। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं, ऐसा चले ऐसा चले ऐसा चले, यूं गए, अपन जा रहे हैं यूं और धारा जा रही है यूं। ठीक है, लूप ऐसा जा रहा है और धारा ऐसी जा रही है, विपरीत दिशा वापस से। चलो पहले तो विभव पतन देखो, तो यहाँ पर विभव पतन कौन सा होगा, I इंटू R3, और विपरीत दिशा है इसलिए माइनस का आएगा, तो माइनस का I इंटू R3। ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ पे ये माइनस का निशान कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा I1 R1 प्लस IR3। बताओ भाई, माइनस का निशान कॉमन लेने पर ये तो प्लस हो ही जाएगा, और ये माइनस का E1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा E1 बराबर I1 R1 प्लस IR3। ठीक है ये बात, चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलिए अब इसी लूप को अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता, डायरेक्शन चेंज मतलब ऐसा लिखा था, अब इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, मैंने बताया था आपको इसको उल्टा भी लिख सकते हो, तो इसको उल्टा लिखूं तो ए से गए एफ से गए ई से गए डी से गए सी से गए बी, और फिर वापस आए किसमें, ए में। इस लूप के अंदर KVL से, ठीक है, इस लूप में हम काम कर रहे हैं और KVL से। अब देखिए इस बार लूप ऐसा चला रहे हैं यूं, अगर लूप ऐसा चला रहे हैं तो गौर करो, ऐसा बाहर निकले बैटरी के कौन से टर्मिनल से, प्लस के टर्मिनल से बाहर निकले, प्लस के टर्मिनल से बाहर निकले तो फिर विद्युत वाहक बल प्लस का लिखा जाएगा, सिंपल सा था। चलिए अब इसके बाद में देखो, फिर यूं ऐसा चल रहे हैं तो आप गौर करो, लूप की डायरेक्शन भी ऐसी, धारा की डायरेक्शन भी ऐसी, विभव पतन प्लस का होगा, तो इसका विभव पतन I1 R1 वो भी कैसा, प्लस का। फिर ऐसा भी तो गुजरे थे, तो धारा भी ऐसे, लूप भी इस बार ऐसे, इसका मतलब प्लस का लिखा जाएगा, IR3 लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। गौर करो दोनों समान है, बस इसमें इस स्टेप तक पहुंचने के लिए 2 स्टेप और लग गई, इस तरीके से लिखा तो एक स्टेप में काम हो गया। ठीक है, तो अंततः आंसर एक ही आएगा, इक्वेशन एक ही आएगी, कहने का मतलब यही था। आप चाहे इसे सीधा लिखो चाहे इसको उल्टा लिखो, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना, चाहे आप ऐसे घुमाओ चाहे आप ऐसे घुमाओ, क्लॉकवाइज लिखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिखो, एंडिंग रिजल्ट एक ही है। ठीक, अब अपन एक और लूप ले लेते हैं जिससे आपको ये चीज पूर्णतः क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट लूप, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, ये वाला उठाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वैसे कुछ होता नहीं है बच्चों। देखिए तो अगर इस सर्किट को देखें तो इसके अंदर 2 सेल लगे हुए हैं, है ना, तो मैं इसको ऐसा चला रहा हूं इस बार। ठीक है, इसको अगर ऐसा लिखें तो ये लूप लिखा जाएगा, मेरे हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, ए से गए एफ से जा रहे हैं सी से जा रहे हैं बी, और बी से जा रहे हैं ए में। ठीक है, लूप की डायरेक्शन पता चल गई, लूप की डायरेक्शन ऐसे ली है बच्चों यू, ठीक है, यू ले रहे हैं अपन, और इसके अंदर कौन से नियम से, KVL से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक, लिखने का तरीका देखिए, सबसे पहले विद्युत वाहक बल, तो देखो लूप ऐसा घूम रहा है, अपने दिमाग में बैठा लो, या तो एक लाइन बना लो ऐसा, मैं तो नहीं कहूंगा कि ये लाइन बनाओ क्योंकि जगह इतनी होती नहीं है, तो फालतू में आप डायग्राम को खराब करोगे, आप सिर्फ इतना अपने दिमाग में बैठाओ बच्चों कि आप कैसे चला रहे हो। ठीक, तो हम ऐसे चला रहे हैं, बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर निकले, आंसर है प्लस के टर्मिनल से, प्लस के टर्मिनल से बाहर निकले इसलिए E1 प्लस का, E1 प्लस का। फिर ऐसा यूं गई, लूप भी ऐसा, बैटरी के माइनस के टर्मिनल से बाहर निकले, माइनस के टर्मिनल से बाहर निकले तो फिर E2 कैसा, माइनस का। डन हो गया। चलिए अब देखो कोई दूसरी बैटरी लगी हुई है, आंसर है कोई और बैटरी नहीं लगी हुई, बराबर का निशान लगाओ, हो गया बैटरी होगा। अब देखते हैं विभव पतन का काम। देखिए हमारा लूप ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब जब हम ऐसा देखते हैं तो लूप की डायरेक्शन भी ऐसी, धारा I1 की डायरेक्शन भी
ऐसी। चूंकि दोनों की डायरेक्शन समान है इसलिए फिर विभवपतन प्लस का होगा। तो ये जो I1 R1 है कैसा लिखोगे, प्लस का लिखोगे। फिर ऐसा चलो यूं, देखो धारा I2 ऐसे है, ये धारा I2 ऐसे आ रही है और हम ऐसा जा रहे हैं यूं, है ना। हम ऐसा गए, धारा ऐसी गई, विपरीत दिशा है, विभवपतन कैसा देखा जाएगा, माइनस का। सिंपल सा लॉजिक था। तो हमने देखा इसे I2 R2। अब देखिए और कोई प्रतिरोध तो नहीं छूट गया है, आंसर है नहीं छूटा है। इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। डन है ये बात। चलिए इसे और कैसे लिखा जा सकता था, समझिए। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, E1 माइनस E2 माइनस का I1 R1 और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का I2 R2 और दूसरी तरफ क्या रह गया, 0। देखो E माइनस IR और इसको अगर माइनस कॉमन लेंगे तो E2 माइनस I2 R2 बन रहा है। चलिए कुल मिलाकर के ये भी वोल्टता है, ये भी वोल्टता है, ये भी वोल्टता है, ये भी वोल्टता है। और ये वोल्टाओं का कैसा योग है, बीजगणितीय योग है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। समीशन V बराबर में कितना, 0। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। ये नियम हो गया, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो अब हम या तो ये याद हो जाती है लैंग्वेज तो बहुत बढ़िया, ये लैंग्वेज नहीं याद हो रही है तो जिस तरीके से अपन ने KCL को लिखा था उसी तरीके से इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अब इसको लिखना कैसे है। ठीक, अब ये थोड़ा समझने लायक बात है। मैं मिटा रहा हूं इसे। अब आपको क्या रखना है, मैं दूसरी लैंग्वेज आपको बता रहा हूं जो आपको एग्जाम पर्पज से लिखनी है। उम्मीद करता हूं जिस तरीके से इक्वेशन बन रही है ये आपको समझ में आया होगा। KVL की इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं और न्यूमेरिकल में फिर डायरेक्ट ये लगेगा। ठीक है, देखिए। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बच्चों, और लाइक तो बनता है भाई। ओके, ऑलराइट। काम कर रहे हैं। अब हमें लिखना है वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। और ये वोल्टताएं किस में देखी गई, एक लूप में देखी गई। तो आप लिखेंगे किसी बंद परिपथ में अथवा लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ अथवा, बात एक ही है, अथवा लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल हो गया है, उसके दृष्टिकोण से ये सिंपल हो गया है। ठीक है, लिखने में आसान रहा। और समीशन V बराबर आप क्या लिखेंगे, 0 लिख करके आएंगे। इस तरीके से आप इस नियम को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि KCL कौन से नियम पर आधारित था या किस सिद्धांत का अनुपालन कर रहा था, किसका था, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का वो पालन कर रहा था या उस नियम पर आधारित था। मैं उल्टा बोल गया शायद। ओके, हाँ, KCL किसके लिए था बच्चों, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था। अब ये भी किसी ना किसी नियम पर आधारित है। तो समझिए इसके अंदर वोल्टताओं की बात की गई है, विभवांतर की बात की है, विभव की बात की गई है। वैसे तो विभवांतर है, ठीक है। तो ये विभवांतर का लेना देना किससे है, तो हम बोलते हैं V बराबर W बटा Q। मतलब इसका लेना देना है कार्य से, और कार्य का लेना देना कौन सी राशि से है, आंसर है ऊर्जा से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, वोल्टा का लेना देना होता है कार्य से, कार्य का सीधा सीधा लेना देना किससे होता है,
ऊर्जा से। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो नियम है वो कौन से सिद्धांत का पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो हम लिख सकते हैं कि यह नियम, समझिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये चाहे लिखना नहीं है, ये लिखना है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा कि कौन सा नियम कौन से नियम पर आधारित है। तो केसीएल तो आवेश संरक्षण पे, क्यों? क्योंकि धारा का लेना देना आवेश से था, इसलिए वो आवेश संरक्षण पे था। और ये वाला जो है वो किस पे? ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि VL आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है इसके अंदर अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इस चीज को अच्छे से उतार लीजिए। ये चीज आपको अपनी कॉपी में उतारनी है, ठीक है? और इससे पहले जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ना, वो भी आप कॉपी में उतार लीजिएगा, क्योंकि इक्वेशन ध्यान में रहेगी तभी तो न्यूमेरिकल कर पाएंगे बच्चों। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।